हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है राइस मार्ट के यूट्यूब चैनल राइस मार्ट हिंदी पे, जहां पर हम जुड़ चुके हैं और हम आपके लिए स्पेशल तैयारी करा रहे हैं। जितनी भी मैथ्स आती हैं उन सब की तैयारी रोज सुबह 11 बजे मैं आपकी कराता हूं, जहां टॉपिक वाइज हम चीज़ों को देखते हैं। आज कुछ हटके करते हैं, टॉपिक से थोड़ा सा हटके। आज देखते हैं किसी एक पेपर के पूरे आए हुए क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चन एमटीएस ने अपने प्रीवियस ईयर एग्जाम जो लेटेस्ट हुआ था पिछले साल एमटीएस का पेपर, एसएससी एमटीएस मेरे दोस्तों सितंबर में आपका पेपर है एसएससी एमटीएस का, उसके बाद अक्टूबर में आपका सीपीओ का पेपर है, उसके बाद आपका नवंबर में दिल्ली पुलिस का पेपर है। लाइन से हर महीने आपके पेपर लगे हुए हैं। तो आज हम थोड़ा सा हटके क्या करेंगे, एक पेपर उठाकर उसमें आए हुए सारे क्वेश्चंस एक पूरा मॉक टेस्ट लगाएंगे, देखेंगे कैसे क्वेश्चन एसएससी एमटीएस ने पूछे हैं। मेरे दोस्तों एक चीज को ध्यान रखना कि एसएससी सीजीएल सीएचएसएल से अच्छे क्वेश्चन एमटीएस पिछले कई सालों से पूछ रहा है। तो चलिए चलते हैं टाइम वेस्ट किए बिना एसएससी एमटीएस 2023 के लिए क्या क्या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। हमने पूरा एक सेट उठाया, उसमें आए हुए अच्छे क्वेश्चंस, जो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं उन सबको नहीं लेकर आया, वो सब कर लेते हैं। तो आज थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। चलिए भाई चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो कैसा क्वेश्चन पूछा, बोर्ड मास का क्वेश्चन। पहला 60 जो करते हैं थोड़े से इजी क्वेश्चन से, फिर समझेंगे। देखो गलती मत करना मेरे दोस्तों, गलती क्या होती है, देखो बोर्ड मास सबको पता है, BODMAS भाई सबको पता है, इसका यूज करते हैं सिंप्लीफिकेशन करने के लिए। तो देखिए बी से क्या होते हैं मेरे दोस्तों, ब्रैकेट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले राउंड ब्रैकेट, देन कर्ली ब्रैकेट, देन स्क्वायर ब्रैकेट। ये क्या होती है, प्रेफरेंस होती है। पहले इसे सॉल्व करेंगे, फिर इसे, फिर इसे। उसके बाद ओ से होता है मेरे दोस्तों ऑफ, डी से होता है डिवाइड, एम से होता है मल्टीप्लाई, ए से होता है एडिशन, एस से होता है सब्ट्रैक्शन। इस ऑर्डर में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है पूरे क्वेश्चन को। ऑफ और मल्टीप्लाई मेरे भाई सेम चीज काम करते हैं। ये डिवाइड से बड़ा है तो मल्टीप्लाई डिवाइड से छोटा भाई है। चलो इस क्वेश्चन में आए, सबसे पहले मेरे भाई ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर भी एक माइनस बैठा है, एक डिवाइड, एक मल्टीप्लाई, एक ऑफ। तो सबसे पहले ऑफ सॉल्व होगा तो ये आ जाएगा 18 माइनस 6 माइनस 13 माइनस यहाँ हो जाएगा 78 माइनस, देखो यहाँ 5 की 3 से करूंगा 15, और ये इसके नीचे जाएगा तो 8/2 गुणा में 15। ये मेरे पास आ जाएगा ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट क्लोज। देखिए नेक्स्ट चलें, 18 माइनस 6 माइनस यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 13 माइनस, अब देखो मेरे भाई ये हो गया 4 की 15 से हुई 60 गया इसमें से, तो यहाँ आ गया मेरे पास 18। ठीक है भाई, ये आ गया मेरे पास 18, क्योंकि 78 में से 60 गए तो मेरे पास बचा 18। 13 में से 18 गए -5, तो यहाँ हो गया 18 माइनस 6 माइनस ब्रैकेट के अंदर -5, और ये जब ये खुलेगा माइनस माइनस मेरे दोस्तों प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 + 5 11, और ये इसमें से खुला तो 18 माइनस 11 आंसर आ जाएगा 7। बहुत इजी क्वेश्चन था। देखो एमटीएस का एक पूरा सेट उठाया है हमने भाई मेरे दोस्तों। चलो नेक्स्ट चलें, एक और क्वेश्चन इसी लाइन में, बोर्ड मास का एक और क्वेश्चन, बट इसमें क्या दिया है, बहुत ज्यादा चीजें दी हैं। इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। इसको जब मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करूंगा 8, और ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 9/8 डिवाइड 5 4 9/5 ऑफ ब्रैकेट, यहाँ हो जाएगा 12 और 1 13/4 माइनस, देखो इस ब्रैकेट में आए, यहाँ पर है 14/25 प्लस 2/5 गुणा में ये हो गया 10 14/5 डिवाइड, देखो 5/3 ऑफ 7/15। मैंने बताया था सबसे पहले ब्रैकेट के बाद कौन सॉल्व होता है, ऑफ। तो 5 से 15 को काटा 3 पर, तो यहाँ आ गया 7/9। ये क्या आ गया 7/9, ब्रैकेट क्लोज, ये क्लोज करा। अब देखिए आगे चलें, 9/8 डिवाइड 9/5 ऑफ, इसके अंदर आए तो 13/4 माइनस। अब देखो सबसे बड़ा कौन है इस ब्रैकेट के अंदर, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, सबसे बड़ा कौन है डिवाइड, तो 14/25 प्लस 2/5 इंटू में 14/5
और ये इंटू हो जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, 9/7 हो जाएगा, ये बचा। अब देखो यहाँ पर ये भी मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई, 7 से काटा इसे 2 पर, और कुछ नहीं कट रहा, बस बाकी सबको ऐसे ही रख लेंगे। तो ये है 9/8 डिवाइड 9/5 ऑफ, इसके अंदर आए तो 13/4 माइनस। अब देखो यहाँ पर 2 2 2, ये ऊपर हो गया 36, ये अंदर है 14/25 प्लस यहाँ पर ये हो गया 36 और नीचे हो गया 25, इसको जोड़ा तो ये हो गया 14 और 36 50, ठीक है, 50/25 2, तो मेरे पास आ गया 9/8 डिवाइड 9/5 ऑफ 13/4 माइनस 2, ये मेरे पास बचा। क्योंकि मेरे भाई 14 और 36 मिलकर हो गए 50, बेस सेम था, तो मेरे पास ये 25 है, तो 50/25 2 आ गया। और इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो देखो ये हो गया 9/8 डिवाइड 9/5 ऑफ लगेगा, और यहाँ पर ये आएगा 8, 13 - 8 5/4। तो सबसे पहले ये दोनों सॉल्व होंगे, तो 5 से 5 गया, तो मेरे पास बचा 9/8 डिवाइड में 9/4। इसे लिख सकता हूँ 9/8 इंटू में 4/9, 9 से 9 गया, 4 से गया 2 पर, आंसर आ गया 1/2, ऑप्शन नंबर बी। देख रहे हो मेरे दोस्तों, कैलकुलेशन पे अपना जोर रखना, ठीक है। अपना बोर्ड मास का कोई भी क्वेश्चन आए सिंप्लीफिकेशन का, उसमें डरना नहीं है, जैसे जैसे कर रहे हो अपनी कैलकुलेशन पे विश्वास रख के उसे करते रहो। ये मत सोचो कि हमने कहीं पीछे कुछ गलत तो नहीं कर दिया, उससे टाइम ज्यादा लगेगा। क्लियर भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अब देखो ये क्वेश्चन आया एवरेज का, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा रहे हैं। इस बार जो CHSL के पेपर हुए हैं अभी लेटेस्ट, उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या कहता है मेरे दोस्तों, देखो कहता है 372 एक नंबर है, 2x, यहां पर एक डिजिट छुपा ली इसने, और 5, ऐसी तीसरी में यहां x लिख दिया, और यहां पर 3 और 7, इन तीनों नंबर का एवरेज औसत 498 है। तो मेरे भाई एक चीज बताओ, 498 जो इसका औसत है उसकी गुणा 3 से करूंगा, क्योंकि औसत कैसे आती है, जब तीनों को जोड़ा होगा, बटे में 3 रखा होगा, तब 498 बना होगा। वहीं इसको उल्टा कर दूं तो उन नंबर्स का सम कैसे बनेगा, औसत के साथ उतने नंबर की गुणा। तो इसको इससे गुणा करूंगा तो 8 तिया 24 मेरे भाई, ठीक है, 2 ऊपर ये हो गया 27 और 2 29, 2 ऊपर 12 ये हो गया 1494। अब देखो यहां से मैं x निकाल लूंगा मेरे भाई, x निकालना मेन कंसेप्ट हमारा। देखो 5 और 2 7 और 7 14, 14 का 1 हासिल यहां गया होगा, तो 7 और 8 8 3 11, 11 में कितना जोड़ूं कि यहां 9 आ जाए। तो मेरे भाई क्या x की वैल्यू 8 हो गई होगी, बस इसे पहचानना था। तब ये क्या हो गया होगा 19, 19 का 1 यहां गया होगा, तो यहां हो गया होगा 4 2 6 6, और ये 8 ही रहा होगा यहां भी, तो 6 और 8 जुड़कर 14 रहे होंगे। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, ये मुझे जल्दी से निकालनी थी बस। x की वैल्यू मैंने निकाल ली, कितनी आ रही है 8 आ रही है। अब आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन में क्या बोलता है, आगे बोलता है ये बताओ औसत बताओ किसकी, 2x प्लस 7 और 5x माइनस 2 की औसत बता दो क्या होगी। जब मैं इसकी औसत निकालने जाऊंगा, x की वैल्यू है 8, 8 दूनी 16, 16 और 16, ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 में 7 को जोड़ूंगा मैं, ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा 16 में 7 को जोड़ा तो 23। क्लियर है मेरे भाई, ये आ गया 23 प्लस यहां पर 5 की गुणा 8 से करी तो ये हो गया 40, 40 में से 2 गए तो ये हो गया 38/2। इसका औसत निकालूंगा, 8 3 11, एक ऊपर गया तो 3 2 5 6/2, तो मेरे पास औसत आ गई 30.5 मेरे भाई, बी ऑप्शन। देखो भाई ध्यान से, ऐसे क्वेश्चंस बार बार एसएससी पूछ रहा है, एक पैटर्न बना रखा है एवरेज में ऐसे क्वेश्चन। मेन हमारा मोटिव क्या है, पहला सबसे पहला मुझे क्या निकालना है, x की वैल्यू ढूंढ लेनी है। और देखो जो यहाँ x होगा वो हमेशा एक डिजिट का नंबर होगा, क्योंकि ये एक नंबर है, नंबर में यहाँ कभी भी ना नेगेटिव नंबर आ सकता है ना फ्रैक्शन। जो हमारी डिजिट होती हैं, जो 0 से 9 तक 10 डिजिट होती हैं, उन्हीं में से एक चीज आएगी यहाँ पर, ठीक है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन पूछा मुझसे, क्या कहता है क्वेश्चन में, हाइट ऑफ ए इज 20% मोर देन बी। मेरे भाई देखो मैंने फ्रैक्शन जो वो होती हैं रेशियोज होते हैं,
2 रेशो, 3 रेशो, 4 रेशो की क्लास में मैंने ये चीज सिखा चुका हूं, जो मेरी 11 बजे होती है, कि जब रेशो अलग अलग ए का बी से, बी का सी से, सी का डी से दे रखा हो, इन सबको मर्ज कर कर एक रेशो कैसे बनाते हैं वो बनाएंगे इस क्वेश्चन में। क्या कहता है, हाइट जो है ए की 20% ज्यादा है बी से। मेरे भाई ए और बी की बात करूं, 20% का मतलब परसेंटेज भी सीख चुके हैं हम, 1/5 होता है। तो देखो कह रहा है ए की हाइट 20% ज्यादा है बी से, तो अगर बी की 5 है तो ए की 20% ज्यादा है, 1 ज्यादा है तो ए की हाइट 6 हो जाएगी और इसकी 5 हो जाएगी। आगे चलते हैं, अब रिलेशन बोल रहा है बी और सी के बीच में। कह रहा है बी की हाइट 20% कम है सी से, तो मेरे भाई 20% को ऐसे ही देखेंगे, किस से कम है, सी से। तो सी की अगर 5 है तो बी की कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 4 हो जाएगी। ये समझ में आ रहा है रेशो बनाना। आगे चलते हैं, हाइट ऑफ सी इज 30%। 30% क्या होता है मेरे भाई, 30% की बात करूं तो 3/10 होता है, 3/10। अब ध्यान से देखो, कह रहा है हाइट ऑफ सी इज 30% ज्यादा है डी से, मतलब अगर डी की, किसके बीच में रिलेशन है, सी और डी की, अगर डी की 10 है तो सी की 30% ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो सी की 13। ये मेरे पास क्या आ गए, 3 अलग अलग रेशोज आ गए। ठीक है, इनको पहले मर्ज करना सीखते हैं, जो मैं अपनी क्लास में पहले सिखा चुका हूं। क्लियर, क्या करना होता है मेरे भाई, बस ऐसे लिख लो, ए बी सी डी, जिन जिन के बीच में रिलेशन निकालना है। ए और बी का क्या है, 6 और 5। क्लियर भाई, इसके बाद बी और सी का कितना है, 4 और 5, तो इसके नीचे लिख लो 4 और यहां पे लिख लो 5। सी और डी का कितना है, 13 और 10, यहां 13 लिख लो, सॉरी यहां नहीं, इसके नीचे 13 लिख लो, सी के नीचे, और डी के नीचे 10 लिख लो। ये चीज मुझे बता रखी है। अब देखो यहां पर एक बॉक्स खाली है, यहां पर एक बॉक्स खाली है, ऐसे ही यहां पर एक बॉक्स खाली, यहां पर एक बॉक्स खाली, ऐसे ही ये बॉक्स खाली और ये बॉक्स खाली। अब देखो बॉक्स कैसे भरा जाता है, बॉक्स अब कौन भरता है, पड़ोसी भरता है मेरे भाई। तो इस बॉक्स को कौन भरेगा, 5, तो यहां आ जाएगा 5, यहां आ जाएगा 5, यहां भी आ जाएगा 5, यहां आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 13। ये मैं अच्छे से सिखा चुका हूं। अब देखो इनकी गुणा कर लो, और गुणा भी कैसे, इसकी ये लिख लो बस यहां पर 24 गुणा 13, अभी कर लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो ये हो गया 20, 20 की 13 से, 20 इंटू 13 रेशो। सी की कितनी हो गई, 25 इंटू 13, और ये हो गई मेरे भाई 25 इंटू 10। अब देखो कुछ नहीं कट रहा, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो गुणा कर लेते हैं। 13 की 4 से करी तो 52, 2 यहाँ 5 ऊपर, 26 और 5 31, तो ए की वैल्यू आ गई 312। 13 की 2 से करी तो ये आ गया 260। 13 की 5 से 65, 6 ऊपर, 13 दूनी 26 और 6 32, 325 ये हो गए, 250 ये हो गए। ये क्या आ गए मेरे पास, तीनों के रेशो आ गए। अब क्वेश्चन के पास चलते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या चाहता है, क्वेश्चन हमसे चाहता है, क्या बोलता है आगे, इफ द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ सी और ए, सी का है मेरे भाई, ये रहा, देखो ये क्या है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, ए बी सी डी मुझे बता दिए गए हैं। अब कह रहा है सी और ए के बीच में जो डिफरेंस है वो 6.8 है। देखो अपना यूनिटरी मेथड, 6.8 जो वैल्यू है, 6.8 वैल्यू वो क्वेश्चन ने बोला है, हमारे हिसाब से वो कितनी वैल्यू है, 325 में से 12 जाएंगे तो मेरे पास बचेगा 13। 13 की वैल्यू है। पूछा क्या है बताओ, बी की हाइट। बी की हाइट क्या है मेरे भाई, 260, जिसकी पूछी है गुणा 260। देखो भाई ये चीज हम सीख चुके हैं, यूनिटरी मेथड। जो क्वेश्चन ने दिया सी और ए के बीच के डिफरेंस हाइट का, और ये हमारे हिसाब से आया 13, और निकालना क्या है बी की, और बी से हमने क्या कर दिया, गुणा। देखो इस पॉइंट को हटाऊंगा तो यहां पर 10 लगाऊंगा, इस 10 से ये 10 गया, 13 से काटा 26 को 2 पर, मेरे पास आ गया 68 इंटू 2, तो ये हो गया 16, ये हो गया 136। 136 क्या आ गया, आंसर आ गया, बी की हाइट आ गई मेरे दोस्तों। क्लियर है। देखो हमने रेशियो बनाना, इस क्वेश्चन में हमने सब चीज सीख ली। तो इस कंसेप्ट को देखो, हम जितने भी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं उनका मोटिव, इस समय जब हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, स्पीड नहीं है हमारा मोटिव, है हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, हमारा एक एक कंसेप्ट में क्लैरिटी आनी चाहिए। चलिए ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, इसके बाद आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आया दोस्तों। टाइम एंड वर्क अभी हमारा लाइव चल ही रहा है, 11 बजे मैं लाइव आपकी क्लास लेता हूं, क्लियर है। टाइम एंड वर्क सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है आजकल सीजीएल के एग्जाम में, जितने पेपर हुए सब में सबसे ज्यादा जो वेटेज आई वो टाइम एंड वर्क की। क्या बोलता है क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है एक्स किसी काम को 40 घंटे में कर सकता है, क्लियर भाई। आगे y इज 25% मोर एफिशिएंट देन x, जो y है वो 25% ज्यादा एफिशिएंट है x से। देखो यहां भी वही काम, ध्यान से देखना, y किससे बोला है, x से, x लिख लिया। 25% का मतलब मेरे भाई सबको पता है 25% मतलब 1/4, तो बोला y 25% ज्यादा एफिशिएंट है x से। मतलब अगर x की वैल्यू 4 है तो मेरे भाई तो y कितना हो गया 5, वही रेशो बना लिया, क्लियर। आगे चलते हैं, ये एफिशिएंसी का रेशो है कार्य क्षमताओं का। आगे बोला z जो है वो 28% ज्यादा एफिशिएंट है y से, तो 28% को मेरे भाई जब लिखूंगा और इसे तोड़ूंगा, देखो 4 से ये 7 पर, 4 से 100 जाएगा 25 पर। तो अब देखो रिलेशन किसके बीच में दिया है, ये आ गया y और x के बीच में, और मुझे दिया है अब z और y के बीच में, z और y के बीच में। क्या कह रहा है, z 28% ज्यादा एफिशिएंट है y से, तो y अगर 25 है तो z 25 में 7 को जोड़ दूंगा तो ये 32 आ जाएगा। ये इसका क्या आ गया, रेशो। और अभी सिखाया, अभी हमने 4 वाला देखा ए बी सी डी, अब 3 वाला भी जोड़ना सीख लो। देखो एक साथ क्वेश्चन आए हैं दोनों रेशो जोड़ने के, एक्स वाई जेड लिख लूं तो देखो वही अभी जो कंसेप्ट सीखा मेरे दोस्तों वही लगाना है। एक्स की वैल्यू 4 है तो वाई की वैल्यू 5 है, यहां पर वाई की वैल्यू अगर 25 है तो जेड की वैल्यू 32 है, यही सीख कर आए हम। ये खाली बॉक्स कौन भरेगा, पड़ोसी, ये कौन भरेगा, पड़ोसी, तो ये 5 से भर जाएगा तो ये 25 से भर जाएगा मेरे भाई। जब इसे करूंगा ये हो गया 100, ये हो गया 125, और इसकी करी तो 10 16 160। अब ये तीनों 5 से कट रहे हैं, 5 से काट दिए, 5 से काटा तो 20, ठीक है। यहां 5 से काटा तो 2 और 5 25 आ गया, यहां 5 से काटा तो मेरे पास 32 आ गया। ये मेरे पास क्या आ गई, कार्य क्षमताओं का रेशो आ गया, एक्स वाई और जेड की एफिशिएंसी आ गई, कार्य क्षमताएं आ गई मेरे पास। आगे क्या बोला है, एक्स किसी काम को 40 घंटे में कर लेता है। मेरे भाई कितना आसान है, ध्यान से। एक्स की कार्य क्षमता क्या है, 20। हमने सीखा था जब भी कार्य क्षमता एफिशिएंसी से दिनों की मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब टाइम इंटू एफिशिएंसी, समय की गुणा जब भी कार्य क्षमता से करते हैं तो मेरे पास कार्य निकल कर आता है। तो भाई मेरे टोटल वर्क क्या हो जाएगा, एक्स 40 घंटों में, ये क्या है, टाइम है, 40 घंटों में किस एफिशिएंसी के साथ, 20 की एफिशिएंसी, 20 की कार्य क्षमता से काम करता है। ये हो गया मेरे पास टोटल वर्क जो आ गया 800। आगे पूछा क्या है, बताओ अगर तीनों मिलकर सेम काम को करें तो मेरे भाई कैसे निकालेंगे। अगर मेरा x प्लस वाई प्लस जेड तीनों मिलकर एक काम को करेंगे, टोटल काम है 800, और तीनों को जोड़ दूं, तीनों 20 25 और 32, देखो 20 और 20 40, और ये हो गया 70, और 5 और 2 7, 800/77 घंटे लगेंगे इनको काम करने में तीनों को। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान से देखो, आसान क्वेश्चन था क्योंकि हमने क्या कर लिया, इनकी कार्य क्षमताओं के बीच में जो रिलेशन था वो अलग अलग दिया था, पहले उनको मर्ज कर कर एक रेशो बनाया, एक्स रेशो वाई रेशो जेड, और जो ये रेशो आया ये वाला, ये था कार्य क्षमताओं का रेशो। और किसके दिन दिए थे, 40 घंटे दिए थे एक्स के। अगली बार आने वाले पेपर में क्या चेंज हो सकता है, ये बोल सकता है एक्स और वाई मिलकर किसी कार्य को 50 दिन में कर सकते हैं। तब क्या करते, उस 50 की गुणा 20 प्लस 25 45 से करते, तब मेरे पास क्या आता, टोटल वर्क आता, और टोटल वर्क से फिर जो निकालना है उसको भाग कर दो तो मेरे पास घंटे आ जाएंगे। क्लियर भाई। तो एक बस एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, समय की गुणा जब भी कार्य क्षमता से होगी तो मेरे पास कार्य निकल कर आएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अब क्या कहता है, कहता है एक नंबर है 5054, एक नंबर है 5906, एक नंबर है 7397,
कहता है मेरे भाई कि जब इन नंबर को किसी सबसे बड़े नंबर x से डिवाइड किया जाए तो हर एक केस में रिमाइंडर सेम आता है। ठीक है, उस नंबर को इससे भाग करूंगा तब भी शेषफल सेम आएगा, उस नंबर को इससे भाग करूंगा तब भी शेषफल सेम आएगा उस नंबर को। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं मेरे भाई, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं। 6 में से 4 गए 2, 10 में से 5 गए 5। क्लियर भाई, 10 में से 5 गए 5, 8 में ये 8 का 8 आ गया 852। वही इस में से इसे घटाऊंगा तो 7 में से 6 गए 1, वही 9 में से 0 गए 9, और 13 में से 9 गए 4, और यहां बचा 6 1491। और वही मैं इस में से इसको घटा दूंगा सबसे बड़े में से, 7 में से 4 गया 3, ठीक है, 9 में से 5 गया 4, 3 में से 0 गया 3, और 7 में से ये आ गया 2343। क्लियर है मेरे भाई। अब देखो मुझे इन तीनों नंबर का, ये जो तीनों नंबर आए इनका HCF ले लेना है, इन तीनों नंबर का HCF ले लेना है। किन तीनों नंबर का, 852 का, 1491 का और 2343 का। तो इनका जब LCM लोगे मेरे भाई तो इनका LCM कितना आएगा मेरे पास। अगर मैं देखूं मैंने देखा 6 नंबर सही लिखे हैं हमने, बिल्कुल 4 6, ठीक है। अब देखो इनका LCM HCF कैसे ले, या तो इसको इससे भाग कर लो, जब भाग कर लोगे एक तो वो तरीका है, या ये किसी से टूट रहे हो। देखो किसी से ये पूरे के पूरे जा रहे हैं, जल्दी से देखो ये किसी से पूरे के पूरे जा रहे हैं। अगर ये पूरे के पूरे किसी से जा रहे हैं तो मेरे पास नंबर है 852 1491 और तीसरा नंबर है मेरे पास 2343। अब देखो जब मैं गुणा करूंगा इसको, ये जो बन रहा है मेरा, ये बन रहा है 213 गुणा 4। क्लियर भाई, क्योंकि 13 की 4 से 52 होता है, 200 की 4 से 800 होता है। ऐसे यहां पर देखूं 1491, ये किससे जा रहा है, अगर इसे देखूं तो ये 213 गुणा 7 से जा रहा है। देखो 7 की गुणा 200 से 1400, 13 की गुणा 7 से 91, ये आ रहा है। और ये किस पे जा रहा है मेरे भाई, 213 गुणा में 11 पर। क्लियर भाई, ये किस पे जा रहा है, 11 पर जा रहा है, क्योंकि 11 की गुणा जब 200 से करूंगा तो 2200 और 11 की 13 से करूंगा तो 143 आ जाएगा, 2200 में जोड़ूंगा। तो भाई तीनों में कॉमन क्या आ गया, HCF। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये x की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई, x की वैल्यू आ गई 213। मुझसे बोला है जो x डिजिट है उसके अंकों का योग बताओ। अंकों का योग क्या हो जाएगा, 2 + 1 + 3। तो मेरे पास आंसर आ गया 6, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा अब दूसरी बात सुनो, एक और बात सुनो। सर ये तो आपको पता चल गया 213 कैसे निकाल दिया, लेकिन हमें पेपर में एकदम से कैसे पता चलेगा। तो मेरे भाई वहां भी नहीं डरना, अगर पेपर में आएगा मुझे 200 क्या है 852। अब देखो एक तरीका बताता हूं सीधा HCF निकालने का, ये है 852, इसको डिवाइड इसको कर दो 1491 से, देखो यहीं दिख जाएगा, ये 1 पर जाएगा 852, तो मेरे पास यहाँ 1 पर जाएगा, बचेगा क्या, 11 में से 2 गए 9, ठीक है मेरे भाई, यहाँ बचा 8 में से 5 गए 3, यहाँ 14 में से ये हो गया 639। जो यहाँ पर है उसे यहाँ रख दो, उसे उठाकर यहाँ रख दो वापस, तो ये हो जाएगा 852। एक और मेथड बता रहा हूँ, अनदर मेथड, तो ये भी 1 पर जाएगा 639 1 पर, तो बचेगा कितना, 12 में से 9 गए 3, यहाँ बचा मेरे पास 4 में से 3 गए 1, यहाँ बचा 2, 213, और यहाँ आ गया 639। भाई देखो देखते ही पता चल रहा है 639 इस पर पूरा का पूरा जाएगा, कितने पर, 3 पर। तो जिससे आखिरी में डिवाइड होता है वही मेरा क्या हो गया, इन दोनों का HCF हो गया, इन दो नंबर का। अब इसी नंबर को जब 2343 से भाग करेंगे पूरा का पूरा चला जाएगा। देखो 213 1 पर जाएगा, फिर
कितना बचेगा मेरे पास, 21 बचेगा, फिर 213 एक पर 11 पर, तो इनका HCF क्या हो जाएगा 213। और वही पूछा था वो नंबर, उसके अंकों का क्या बताना था, योग। तो 2 + 1 + 3 6 आ गया। क्लियर भाई। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एक और बोर्ड मास का क्वेश्चन। देखो भाई बोर्ड मास पीछा नहीं छोड़ रहा, याद रखना MTS बोर्ड मास पर बहुत जोर देता है, सिंप्लीफिकेशन के बहुत क्वेश्चन देता है। तो ब्रैकेट याद रखने हैं, उसके बाद ऑफ याद रखना है, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। चलो भाई इसे भी जल्दी से निपटा देते हैं। क्या है 1/5 डिवाइड में 3/10। अब देखो ऑफ यही है, तो इस ऑफ को सॉल्व करूंगा तो यही कर लेता, तो 3 से 3 जाता, 2 से 2 जाता, 2 से 5 जाता, तो 5 से 15 और ऊपर 2 रह जाता। तो सीधा यहां मैं लिख सकता हूं मल्टीप्लाई कर 2/15 माइनस 4/5 गुणा में ये हो गया 9 और 1 10/9 डिवाइड में 8/15 माइनस 3/4 प्लस 3/4 डिवाइड 1/2। अब देखो डिवाइड सबसे बड़ा हथियार है ऑफ के बाद, तो उसको लगा दो। यहां लगाऊंगा तो 1/5 इंटू में 15/2 माइनस 4/5 इंटू में 10/9। यहाँ डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो 15/8 माइनस 3/4 प्लस 3/4, और ये इससे इसे मत काट देना, पहले ये क्या होगा गुणा होगा 2/1 से। ये गलती होती है और उसने ऑप्शन भी उसी हिसाब से बिठाए। अब देखो 5 से 15 गया 3 पर, तो यहाँ बचा 3/2 माइनस, यहाँ पर ये तीनों मल्टीप्लाई में आ गए। तो देखो मेरे भाई 5 से अगर मैं काटूं इसको 3 पर, 4 से 8 को काटूं 2 पर, और कुछ नहीं कट रहा है, 3 से 9 गया 3 पर, और ये 2 से 5 10 गया 5 पर। देखो सब कट गया, यहाँ बचा 5/3। आगे चलते हैं, माइनस यहाँ पे देखो इन दोनों की होगी तो ये माइनस 3/4 ऐसे ही आ जाएगा, ये 2 तो प्लस 3/2 ये मेरे पास आ गया। अब इन चारों का LCM है 12, 12 लेते ही 6 हो गया, 6 तिया 18 हो गया, माइनस 4 4 की 5 से करी 20 हो गया, माइनस ये हो गया 3, ये हो गया 9, ये आ गया 6 तिया 18। अब देखो 18 और 18 मेरे भाई जुड़कर हो गए 36 माइनस 29/12। जब इसे सॉल्व करा तो यहाँ आ गया 7/12। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर भाई। हमें सिंप्लीफिकेशन पर भी ध्यान देना है, अपनी स्पीड बनानी है, उसको अपनी पूरी एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब क्या कहता है, कहता है एक ट्रायंगल है जिसकी साइड 60 मीटर, 175 मीटर और 185 मीटर है, जिसका एरिया बराबर है किसी रेक्टेंगुलर पार्क के, ठीक है, जिसकी साइड 21:10 में दी है, तो उस पार्क का पेरीमीटर परिमाप बताइए क्या होगा। मेरे भाई सबसे पहले ट्रायंगल एक क्या दिया है, त्रिभुज की 3 साइडें दी हैं। ये देखते ही मेरे दिमाग में आ गया ये तीनों क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या है, पाइथागोरस को सेटिस्फाई कर रही है। 60 का स्क्वायर प्लस 175 का स्क्वायर बराबर 185 का स्क्वायर। तो ये क्या है मेरे भाई, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसकी एक साइड है मेरे पास 60 मीटर, एक है 175 मीटर और ये है 185 मीटर। तो इसका जो एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हो गया 60 और हाइट हो गई 175। क्लियर भाई। 2 से काटा 30, तो गुणा मत करो अभी, बस ऐसे लिख लो 30 इंटू में 175। ये इसका एरिया आ गया। और इसका एरिया, जो एरिया है ट्रायंगल का, वो बराबर दिया है एरिया रेक्टेंगल के। एक रेक्टेंगुलर फील्ड दी है मेरे पास, जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है। ये अगर 21x है तो ये 10x होगा मेरे भाई, और इनका एरिया होता है लंबाई की गुणा चौड़ाई से। तो यहां मैं लिख सकता हूं 30 गुणा 175 बराबर 21x गुणा 10x। मेरे भाई 21 और 10 को नीचे ले आऊं तो 30 गुणा 175 बटे में ये हो जाएगा 21 गुणा 10 बराबर x स्क्वायर। अब देखो इस 0 से ये 0 काटी, 3 से काटा 7 पर, 7 से इसे काटा 2 पर गया और 5 पर,
तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25, तो एक्स की वैल्यू आ गई 5। x की वैल्यू 5 आते ही पूछा है इसका परिमाप बताओ क्या होगा, पेरीमीटर पूछा है। तो मेरे भाई इसकी साइड हो जाएगी 21 गुणा 5 105 और ये हो जाएगी 50। तो पेरीमीटर जो होता है वो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो जब ये रखूंगा तो 2 की गुणा 105 प्लस में 50, तो ये हो जाएगा 2 की गुणा 155। 150 150 300 होते हैं और 5 और 5 10 होते हैं, तो ये हो गया 310। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ध्यान से। क्लियर भाई। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। कह रहा है, अब कह रहा है एक बस है जिसे एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करना है जो वो 1 घंटा 30 मिनट में इस स्पीड से तय करती है। वहीं एक कार है जो सेम डिस्टेंस कवर करती है 36 मिनट में। तो रेशो बताओ स्पीड जो है बस की और कार की, उनका क्या रेशो है। देखो भाई हमें पता है डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम के। अगर मैं बस की बात करूं, अगर मैं बस की बात कर रहा हूं मेरे भाई, बस की बात करो, बस की स्पीड कितनी है, बस की स्पीड कितनी है 11 सही 1/9, ये हो गया 100/9 मीटर पर सेकेंड। लेकिन मैं इसे किलोमीटर पर घंटे में ले आऊं तो 100/9 गुणा से किससे कर दूंगा 18/5 से। तो देखो 9 से ये गया 2 पर, 5 से ये गया 20 पर। तो बस की स्पीड आ गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटा। ये किसकी आ गई, बस की स्पीड। अब देखो डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा गुणा में टाइम कितना है 1 घंटा और आधा घंटा। तो इसे लिख सकता हूं 1 सही 1/2 घंटा। इसे सॉल्व करूंगा तो 40 गुणा में 2 और ये हो जाएगा 3/2। इससे ये गया तो मेरे भाई ये आया 20, तो डिस्टेंस आ गया 60 किलोमीटर। अब आए कार के पास। कार के बारे में क्या बोलता है, कहता है कार जो है उसी डिस्टेंस को, कार भी उसी डिस्टेंस को कवर कर रही है, वो है 60 किलोमीटर। कितनी देर में कर रही है, टाइम ले रही है 36 मिनट। 36 मिनट को जब घंटे में करेंगे तो 36/60 घंटे आ जाएंगे। तो यहां से स्पीड जो आएगी कार की स्पीड क्या हो जाएगी 60 बटे में 36/60 ये हो जाएगी। तो इसे जब सॉल्व करूंगा 60/36 गुणा में 60, तो देखो 6 से 6 पर ये हो जाएगा 10, 6 से ये गया 10। तो कार की स्पीड हो जाएगी 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगी कार की स्पीड। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा गया है बताइए, हमसे बोला गया बताइए जो रेशो अनुपात है किसका, बस की और कार की स्पीड का, उनकी गतियों का, मतलब बस की और कार की जो गति है उसका क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो बस की है 40 और कार की है 100। तो ये आ जाएगा मेरे भाई सॉल्व कर 2:5, क्योंकि 0 से 0, 2 से काटूंगा 2, 2 से 5, तो आ जाएगा 2:5। क्लियर भैया, आसान क्वेश्चन था। कंसेप्ट वाइज कहीं बीच में गुम मत हो जाना, एक एक लाइन पढ़ो क्या कह रहा है, जल्दी से पढ़ो और क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर, एक गोले की बात कर रहा है। भाई गोले का आकार कैसा होता है मेरे दोस्तों, हम सबको पता है। गोला बना लेते हैं, एक गोला बना लेते हैं। जो ये कहना चाह रहा है, ये कह रहा है गोला है, ठीक है। इसके बारे में ये बोलता है कि इसकी जो रेडियस है, ठीक है, त्रिज्या है, वो 2 सेंटीमीटर है। ये बोला है, कह रहा है 2541, ठीक है, 2541, ठीक है। इतने छोटे छोटे स्फीयर गोले हैं जिन्हें पिघलाया गया और एक क्यूब बनाया गया। मेरे दोस्तों क्या बना दिया गया, क्यूब बना दिया गया। क्यूब क्या होता है, ये जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है सब बराबर, जिसकी एज बोल रहा है एक्स है, मतलब लंबाई भी एक्स है, चौड़ाई भी एक्स है और ऊंचाई भी एक्स है। एक चीज याद रखना, जब इसको पिघलाकर मेल्ट कर कर ये बनाया गया, और ऐसे ऐसे कितने हैं, ऐसे ऐसे इसने बोला है 2541 छोटे छोटे लेड हैं, इन्हें पिघलाकर एक क्या बना दिया गया, क्यूब बना दिया गया। जब भी ऐसा होता है तो सेम क्या रहता है, वॉल्यूम सेम रहता है। तो क्या रहता है, वॉल्यूम सेम। तो बताओ वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होगा वो बराबर
2541 इतने इनटू में वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, स्फीयर। बस ये याद रखना है। अब जब ये याद है तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा x का क्यूब, ये हो जाएगा मेरे भाई 2541 इनटू में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 इनटू में 22/7 इनटू में, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस है मेरे पास 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये मेरे पास कंसेप्ट बन गया जो हमें बताया गया है, उस हिसाब से हमने एक एक चीज लिख ली। ये देखो अब ये है 7 या 21, 21 से पूरा इसको काटूंगा, 21 जाएगा, एक पर बचेगा 4, 44, 42 आया 2 पर, फिर बचा 2, 21 आया 1 पर, तो मेरे भाई ये हो गया 121। इसे लिख सकता हूं 11 गुणा 11 इंटू में, इधर आओ 4, ठीक है, इसे इसमें से 4 1 2 ले लूं तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 11 इंटू में ये क्या है मेरे पास 8, और इन सब का क्या हो जाएगा क्यूब रूट हो जाएगा, क्योंकि x क्यूब था, इधर जाएगा तो क्यूब रूट। अब क्यूब रूट से बाहर आने की कीमत क्या होती है, 3 3 में बैठे हो तो देखो 11 1 2 3 बैठे हैं, 1 11 बाहर आ जाएगा, 4 दूनी 8, 8 का क्यूब रूट 2, और इस 8 का क्यूब रूट मेरे भाई 2, तो ये हो गया 4, तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई 44। देखो भाई कितना आसान क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन में गलती नहीं करनी है। एमटीएस के पेपर में कैलकुलेशन की गलती सबसे ज्यादा होती है, इस चीज पे ध्यान रखना है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कह रहा है मार्क प्राइस जो अंकित मूल्य है किसी आर्टिकल का वो 35% ऊपर है कॉस्ट प्राइस से। देखो यहां लिखता हूं मार्क प्राइस अंकित मूल्य, यहां लिखता हूं कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य, यहां लिखता हूं सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, ठीक है। तो मार्क प्राइस जो अंकित मूल्य है वो 35% ज्यादा है, मतलब अगर कॉस्ट प्राइस किसी चीज का जो मेरा क्या है लागत मूल्य है क्रय मूल्य है वो अगर 100 रुपए है तो ये 35 रुपए ज्यादा है, तो मेरे भाई 135 हो गया। आगे बोला है आफ्टर गिविंग अ 20% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, मार्क प्राइस पर 20% का डिस्काउंट दिया तो मेरे पास विक्रय मूल्य आ जाएगा। कितने का डिस्काउंट दिया मेरे भाई 20% का। अब सॉल्व करने मत लग जाना, इस चीज को ध्यान से समझो। 10% का मतलब 13.5, ठीक है, सिखाया था ना, एक पॉइंट शिफ्ट कर दो। 10% 13.5, तो 20% 13.5 का दुगना कितना होगा 27, तो इसमें से कितने माइनस कर दो 27 माइनस कर दो, तो 35 में से 27 जाएंगे तो मेरे भाई कितने बचेंगे 108, यही बचेंगे। देखो जोड़कर देख लो, 108 और 27 जोड़ूंगा तो वापस 135। ये तो हो गया हमारी तरफ से डाटा। आगे क्या बोलता है क्वेश्चन, क्या बोलता है क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है 20% का डिस्काउंट देने के बाद उसने उसको 432 रुपए का बेच दिया, तो बताओ क्रय मूल्य क्या है, लागत मूल्य क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है। तो मेरे भाई एक चीज बताओ, क्वेश्चन के हिसाब से जो 432 है हमारे हिसाब से वो वैल्यू किसकी है 108 की, यही तो चीज है। पूछी क्या है लागत मूल्य गुणा 100 से कर दिया, हो गया क्वेश्चन खत्म मेरे भाई। अब देखो किस पे जा रहा है, अगर मैं देखूं 4 से, देखो 4 से 8 की गुणा करूंगा 32, और ये पूरा का पूरा किस पे जा रहा है 4 से, तो मेरे पास आ गया 400। 400 क्या हो गया मेरे पास कॉस्ट प्राइस हो गया, 400 रुपए मेरे पास कॉस्ट प्राइस, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर भाई। अगर मुझसे मार्क प्राइस पूछा होता, अंकित मूल्य पूछा होता, तो यहां 100 की जगह 135 से गुणा कर देता, बस इतना ध्यान रखना। क्लियर भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। कह रहा है अगर x को ऐड कर दिया 7, 13, 19 और 29 में तो नंबर प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। भाई ऐसे क्वेश्चन लाइन से देखो, मैंने मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन जब रेशो की क्लासेस ली थी उसमें 2 क्लासें मीन प्रोपोर्शन थर्ड और फोर्थ पे कराई थी, प्रोपोर्शन पे कराई थी, समानुपात पे कराई थी, उसको जाकर देख लेना, आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएगी। ऐसे सारे क्वेश्चन जितने पेपरों में आए हैं सब कराए हैं मैंने। चलिए दोबारा से करते हैं इन क्वेश्चन को। क्या कहना चाहता है, कहता है 7 में x को जोड़ दो, 13 में x को जोड़ दो, 19 में x को जोड़ दो, और 29 में x को जोड़ दो, और 29 में x को जोड़ दो। जोड़ते ही ये अनुपात में मतलब समानुपात में आ जाएंगे।
ठीक है, यहाँ क्या आ जाएंगे 2 और यहाँ आ जाएगा। और एक चीज सिखाई थी, इसकी गुणा बराबर इसकी गुणा होती है। और ऐसे पूरा भी नहीं करना, जो सिखाया था उसको याद रखो। 7 की गुणा 29 से, बस ऐसे लिख लो 7 इंटू 29 प्लस। अब देखो 7 की गुणा, या पहले लिख देता हूं एक बार ऐसे, कंफ्यूजन ना हो। 7 प्लस एक्स गुणा होना है 29 प्लस एक्स से, और बीच बीच वाले आपस में होने हैं 13 प्लस एक्स की गुणा 19 प्लस एक्स से। देखो कितनी जल्दी करते हैं। 7 की 29 से बस लिख लो 7 इंटू 29। 7 की एक्स से होगी, 29 की एक्स से होगी, बस इन दोनों को जोड़ दो। 7 और 9 हो जाएंगे मेरे 36, 36x, बस बराबर लगा दो। एक्स स्क्वायर को क्यों नहीं लिखा, वो इधर से और उधर से कटे आएगा। देखो 13 को गुणा 9 से 19 से लिख लो, प्लस 13 और 19 को जोड़ लो, ये सिखाया था मैंने, ये हो जाएगा 20, ये 29 और 3 32, ये हो जाएगा मेरे भाई 32x। एक्स स्क्वायर नहीं लिखना। अब देखो 32x को इधर लाऊंगा तो ये रह जाएगा 4x, यहां हो जाएगा 13 गुणा 19 माइनस 7 गुणा 29। अब देखो यहाँ 4 इसमें से किसी से नहीं जा रहा अभी, तो गुणा कर लेते हैं। 13 की 9 से करूंगा तो 117, 11 ऊपर गया हासिल, तो 13 और 11 हो गए मेरे पास 24। 13 और 11 हो गए 24, माइनस 7 की 9 से करूंगा तो 3, 6 ऊपर गया, 7 दूनी 14 और 6 मेरे पास आ गए 20। तो देखो इसमें से ये घटाऊंगा तो मेरे पास आएगा 44 4x। x की वैल्यू आ जाएगी 11। x की वैल्यू 11 आ गई। आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है, और क्वेश्चन बोल रहा है मीन प्रपोर्शन बताओ। मीन प्रपोर्शन भाई ये भी सिखाया, माध्य समानुपात कैसे निकालते हैं। दोनों नंबर की गुणा और अंडर रूट में रख दो। क्या है मेरे भाई 3x माइनस 8 गुणा में x प्लस 5, ये क्वेश्चन ने बोला है मुझे। x हम निकाल कर आए हैं 11, तो यहां पर जब रखूंगा तो 3 की 11 से 33, 33 में से 8 गए तो मेरे पास बचा 25 गुणा 11 प्लस 5 होता है मेरे भाई 16। अब रूट के बाहर ये 5 बनकर आया तो ये 4, आंसर आ गया 20। आंसर आ गया 20, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर भाई? चलिए जल्दी से। अच्छा अभी तक जिसने भी सेशन शेयर नहीं किया मेरे दोस्तों, एक बार सेशन को शेयर कर दो। आप लोगों के लिए देखो कंसेप्ट वाइज टॉपिक वाइज क्लासेस मैं ले रहा हूं। आज स्पेशल आपके लिए मॉक टेस्ट लेकर आया हूं, जो एक पेपर पूरा का पूरा एमटीएस में पूछा गया है। अब देखो क्वेश्चन आया, इस डाटा का मीन बताओ। मतलब ये जो डाटा है इसमें पहले मोड निकालो, मीडियन निकालो, फिर मीन निकालो। मेरे भाई मीन होता है औसत, मोड होता है जो नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा है, मीडियन होता है पूरे डाटा का जो बीच बैठा है, बीच में बैठा है। सबसे पहले डाटा को क्या करो, लाइन से लगा लो। डाटा को लगाया लाइन से तो सबसे छोटा है मेरे भाई 2, 1 2 आ जाएगा, 1 2 हो गया। और 2 है नहीं है। 3 देखो कितने हैं, 1 3 2 3, तो 2 बार 3 आ जाएगा। सबसे पहले डाटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लो। 3 2 बार है। 4 देखो कितनी बार है, 1 4, 1 ही 4 है। 5 को देखो कितनी बार है, 1 5 2 5 3 5, तो 5 है 3 बार। 6 को लगा लो, 6 कितने हैं, 1 2 2 6 हैं। 7 की बात करें तो 7 भी 2 है। 8 देखें तो मेरे भाई 8 1 है। 9 की बात करें तो 9 1 ये बैठा, 1 ये बैठा, 9 कितने हैं, 2 हैं। अब देखो पहले एक बार डाटा गिन लो कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हमने सही लिखा है। अब देखो इसने क्वेश्चन में क्या बोला है, कह रहा है मीन निकालो, मतलब औसत निकालो किसका, इस डाटा के मोड प्लस मीडियन का। मोड प्लस मीडियन का क्या निकालो मेरे भाई, मीन निकालो, मतलब औसत निकालो। ये हमसे पूछा है, ठीक है, ये हमसे पूछा है, ये वैल्यू क्या आएगी। अब देखो ध्यान से, मोड मैंने अभी बताया जो डाटा सबसे ज्यादा बार आता है, तो सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, 5, तो मोड हो गया इस डाटा का 5। अब मीडियन की बात करें तो मीडियन मैं सिखा चुका हूं, अगर नंबर ऑफ टर्म्स मेरे भाई ऑड होती हैं, विषम संख्या होती हैं, तो बीच का बैठा हुआ एक नंबर होता है। जैसे 5 नंबर हैं,
उनके बीच की अगर बात करूं तो तीसरी टर्म जो होगी, तीसरा पद, वो बीच का मीडियन होगा। 7 टर्म है, सातों में बीच का कौन होगा? एक। चौथे नंबर पर जो बैठी है वो टर्म क्या होगी? मेरी बीच की टर्म होगी। वहीं जब हम बात करते हैं सम संख्या, इवन नंबर्स की, इवन नंबर अगर 4 नंबर बैठे हैं, उनके बीच में पूछूं कि बीच का क्या है, तो बीच के 2 नंबर होते हैं, उनकी औसत ही मीडियन होती है। क्या कहना चाहता हूं, जो चीज मैं बोल रहा हूं उसको यहां लिखकर समझाता हूं। अगर मीडियन निकालनी है मेरे भाई, मीडियन निकालनी है किसी डाटा की, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं, विषम संख्या है, तो मीडियन सीधा होती है मेरे भाई, मीडियन सीधा निकलती है। जो नंबर है n + 1/2th टर्म, इस पर बैठी हुआ पद ही मेरा क्या होता है? मीडियन होता है। वहीं अगर n मेरा इवन है, ठीक है, सम संख्या है, तो मीडियन क्या होता है मेरे भाई? इसको हमेशा याद रखना, इसको याद रखना। मीडियन होता है n/2 पर बैठी हुई टर्म प्लस n/2 + 1th पर बैठी हुई टर्म का औसत, ये होता है। चलो अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं, जरा अपने क्वेश्चन पर वापस आए। इसमें 14 टर्म है, तो भाई ये वाला फॉर्मूला लगेगा इवन वाला, तो 14/2 7वीं पर बैठी हुई टर्म और 8वीं पर बैठा हुआ पद, इनका औसत। तो 7वीं पर कौन बैठा है मेरे भाई? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वीं पर, ये 8वीं पर, तो मतलब 5 + 6/2, ये हो गया मेरे भाई 5.5। 5.5 क्या आ गई? मेरी मीडियन आ गई। मीडियन मोड कितना आ गया? 5। क्वेश्चन ने बोला था ये बताने को, तो देखो मोड है 5, मीडियन है 5.5, बटा क्या कर दो 2, तो ये हो गया 10.5/2, तो आंसर आ गया 5.25। 5.25 ऑप्शन नंबर बी। क्लियर भाई? कॉन्सेप्ट को बिल्कुल दिमाग में बैठा लो। मीन क्या होता है? औसत। मीडियन क्या होती है? डाटा जब इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो तो बीच में बैठी हुई टर्म, ठीक है, बीच में बैठा हुआ पद। मोड क्या होता है? जो टर्म सबसे ज्यादा बार आ रही है वो क्या है? मेरा मोड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अब देखो ये भी क्वेश्चन किसका आया? वर्क का आया। बहुत अच्छा क्वेश्चन, परसेंटेज फ्रैक्शन को यूज कर कर इसने क्वेश्चन को बनाया है। मुश्किल नहीं है मेरे भाई, बस समझना है। एक चीज देखो, एक इसी कार्य का 40% 24 दिनों में कर देता है मेरे भाई। इसका मतलब क्या है? 40% मतलब 2/5 काम, ठीक है, 2/5 काम 24 दिनों में करता है। तो पूरा का पूरा काम कितने दिनों में करेगा? 2 से 24 गया 12, ये इधर गया 12 पंजे 60, तो पूरा काम 60 दिनों में कर देता है। ए की बात कर रहे हैं, ठीक है, हमें मिल गया एक पूरा काम 60 दिनों में कर देता है। वहीं बी की बात करें तो बी 33 सही 1/3% काम 15 दिनों में करता है। मतलब 1/3 काम वो भाई 15 दिनों में करता है, तो वो एक काम पूरा कितने दिनों में कर देगा? 45 दिनों में। दोनों का मुझे क्या मिल गया? प्रति कितने दिन लेंगे दोनों? पहले इन दोनों की एक टेबल बनाते हैं जो हम सीख चुके हैं, ए और बी। ए अगर किसी कार्य को 60 दिन में करता है तो ये 45 दिन में करता है मेरे भाई। इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा 180, जो मेरा क्या हो जाएगा? कुल कार्य टोटल। तो 60 को इससे भाग करूंगा 3, 45 को इससे करूंगा 4, ये क्या आ गई मेरे भाई? एफिशिएंसी। एक दिन का काम, मतलब इसको ऐसे समझो कि ए जो है एक दिन में 3 रोटियां खाता है, 180 रोटियां खाने में उसे 60 दिन लग जाएंगे। बी अगर एक दिन में 4 रोटियां खाता है तो 180 रोटी खाने में उसे 45 दिन। ये क्या है? कार्य क्षमता। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है उसकी बात मानते हैं। ये तो हमने अपना डाटा बना लिया। क्या रहा है? दे वर्कड टुगेदर फॉर 15 डेज, 15 दिन तक ए प्लस बी मेरे भाई 15 दिन तक साथ में काम करते हैं। तो इनको अगर जोड़ूं तो इनकी मिलाकर कार्य क्षमता कितनी है? 7। तो 15 दिन तक 7 कार्य क्षमता रोजगी से इन्होंने काम करा। 15 की 7 से करी तो 105 काम इन्होंने कर लिया। तो कितना काम रह गया? लेफ्ट वर्क। टोटल काम था 180, 105 काम कर लिया तो 75 काम रह गया। 75 काम मेरे भाई रह गया। अब बोलता है 15 दिन तक साथ में काम किया,
सी अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 10 दिन। तो मेरे भाई सी अकेला बचे हुए काम को 10 दिन में खत्म कर देता है। तो बताओ सी की जो कार्य क्षमता है वो क्या होगी, टोटल कार्य वो 10 दिन में कर देता है तो उसकी कार्य क्षमता 7.5 हो जाएगी। तो देखो ये क्या है, कार्य क्षमता सी की, ए की पूछे तो 3, बी की पूछे तो 4। वो बोल रहा है ए और सी अगर काम का 35% करते, अगर ए और सी मिलकर काम का 35% करते तो मेरे भाई उन्हें कितना टाइम लगता। क्वेश्चन को समझो, सब चीजें उसने पूछ ली, एक एक चीज, परसेंटेज से, फ्रैक्शन से, टोटल वर्क निकालना, एलसीएम निकालना, फिर उसके बाद 15 दिन तक काम कराना, फिर उनको भगा देना, फिर बताना सी ने बचा हुआ काम किया, फिर सी की एफिशिएंसी, कार्य क्षमता निकलवाना, फिर बोलना ए प्लस सी अगर मिलकर किसी कार्य का 35%, टोटल कार्य कितना है मेरे भाई 180, 180 का 35% मतलब 35/100, इन दोनों से कराना है ए और सी। ए की कार्य क्षमता 3 है और सी की है 7.5, इनको जोड़ूंगा तो मेरे भाई नीचे आ जाएगा 3 + 7.5 10.5। अब इसे सॉल्व करना है, बस इसे बस क्या रह गया मेरे भाई, सॉल्व करना रह गया। करते हैं, पॉइंट को हटाया तो मेरे भाई ऊपर 10 लगाया, क्लियर। यहां से ये गया 0 से 0। अब देखो 35 से ये पूरा जाता है 3 पर, 35 × 3 105, 3 से मेरे भाई 18 को काटा 6 पर, 0 से 0 उड़ाई तो आंसर आ गया 6 दिनों में। अगर ए और सी मिलकर कार्य का 35% करेंगे तो वो 6 दिन में खत्म कर देंगे। क्लियर हुई भाई सबको बात? जल्दी से देखो, क्वेश्चन पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क का एक एक कंसेप्ट उसने क्लियर करा लिया, आपसे पूछ लिया क्या आपने टाइम एंड वर्क पढ़कर आए हो मेरे पेपर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक आदमी एक डिस्टेंस जो है 150 किलोमीटर, देन रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट पर आया, द टाइम टेकन, जो टाइम लगा आउटवर्ड जर्नी जाने में वॉज 2.5 घंटे मोर देन, 2.5 घंटे ज्यादा लगे, दैट ऑफ रिटर्न जर्नी, वापिस आने में कम लगा। मतलब एक तरीके से बोट एंड स्ट्रीम की तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, उसकी स्पीड जो है रिटर्न जर्नी में वो 10 किलोमीटर ज्यादा थी जाने में। मतलब इसने एक चीज बता दी कि जो रिटर्न में वापिस आने में उसकी जो स्पीड थी वो क्या थी, कम ज्यादा थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा एज कंपेयर टू जाने में। तो बताओ उसकी वापिस आने में स्पीड थी कितनी। ऑप्शन है 30, 35, 25, 20। ध्यान से समझना क्वेश्चन को। टोटल डिस्टेंस 150 जाना है, क्लियर भाई। अगर वो पहले मैंने मान लिया उसकी रिटर्न स्पीड जो है वो क्या है 10 ज्यादा है, मैंने मान लिया उसकी जाने की आउटवर्ड जो स्पीड है वो s है, ठीक है, वो s है, इस स्पीड से गया और वापिस आया s + 10 की स्पीड से, तो 2.5 घंटा ज्यादा लगा, मतलब 5/2। यही तो मेरे भाई यही इक्वेशन है। बस यहां से s की वैल्यू निकाल लो। s क्या है यहां पर, आउटवर्ड स्पीड, जाने की स्पीड, जाने की स्पीड। अब देखो यहां से ये 150 कॉमन निकलकर इधर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा s गुणा में s + 10, ये इधर आएगा तो s + 10 माइनस s बराबर ये हो गया 5/2 गुणा में 1/50, 1/150। 5 से इसे काटा 30, तो मेरे भाई s से s गया, यहाँ बचा 10, यहाँ बचा s² + 10s और इधर आ गया 1/60। सॉल्व करा तो ये हो गया मेरे पास s² + 10s बराबर 600। तो ये हो गया s² + 10s माइनस 600 बराबर 0। 600 के ऐसे मल्टीपल जो गुणा होकर तो 600 आते हो और घटाने पर सब्ट्रैक्ट होकर 10 आते हो, तो वो है 30 और 20। तो s² + 30s, ठीक है, माइनस 20s माइनस 600 बराबर 0। तो यहाँ आ जाएगा s + 30 गुणा में s - 20 बराबर 0। नेगेटिव हो नहीं सकता, s = -30 ये हो नहीं सकता, तो s की वैल्यू क्या हो गई 20। ये स्पीड है जाने की, ठीक है भाई, ये मत लगा देना, ये मत लगा देना। पूछा है वापिस आने की, रिटर्न स्पीड, रिटर्न स्पीड पूछी है मुझसे,
तो रिटर्न स्पीड क्या हो जाएगी 20 + 10, आंसर हो जाएगा 30। आंसर हो जाएगा मेरे भाई 30 किलोमीटर प्रति घंटा। हो गया क्वेश्चन खत्म, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान से देखो। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से क्या रहा है, 12 साल पहले, यहां लिख लेता हूं -12। ध्यान से, रेशो ऑफ एज ऑफ ए और बी दो जने हैं, उनकी जो उम्र का रेशो है वो है 12:5। वही कह रहा है 12 साल फ्रॉम नाउ। देखो अगर ये लाइन प्रेजेंट की है, आज की है, तो इससे 12 साल बाद इनकी जो एज होगी उसका जो अनुपात है वो है 18 से 11। भाई देखो यही कंसेप्ट बोल रहा है। सबसे पहले चेक करना है मेरे भाई, क्या ये जो जंप है 5 से 11 6, 12 से 18 6 सेम है? बिल्कुल है। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस है, तो ये जो है +6, ये रेशो बराबर है मेरे भाई इनके बीच का गैप। इनके बीच का गैप कितना है 24 साल। कितना हो गया -12 साल, मतलब 12 साल पहले और 12 साल आगे के बीच में कितना है 24 ईयर्स का डिफरेंस। तो एक रेशो की वैल्यू हो गई मेरे भाई 4 साल। एक रेशो की वैल्यू हो गई 4 साल। अब क्या करना है, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर प्रेजेंट एज। जो इनकी यहाँ प्रेजेंट एज होगी, कुछ तो होगी यहां पर, कुछ तो होगी, उनके बीच का गैप निकालना है। तो मेरे भाई यहां जाने की बजाय सीधा 12 साल पहले चला जाता हूं। 12 साल पहले जाऊंगा, अगर मैं यहां 4 से गुणा और यहां 5 को 4 से गुणा करूंगा तो मेरे पास देखो ध्यान से बन गया -12 साल पहले इनकी उम्र ए और बी की कितनी हो जाएगी, 4 से गुणा 12 की करूंगा तो 48 साल, और बी की कितनी हो जाएगी 5 की 4 से करूंगा तो 20 साल। क्लियर भाई। पूछा है आज की एज, मेरे भाई प्रेजेंट वर्तमान की एज, इसमें 12 जोड़ूंगा, इसमें 12 जोड़ूंगा मेरे भाई, तो ये हो जाएगा 60 साल और ये हो जाएगा 32 साल। मुझसे पूछा क्या है, डिफरेंस पूछा इन दोनों के बीच अंतर। तो देखो 60 में से 32 को घटाना है, तो मेरे पास कितना रह गया 28 साल, 28 ईयर्स। तो यही मेरा क्या हो गया मेरे दोस्तों, आंसर हो गया। क्लियर भाई, आसान था क्वेश्चन, इक्वी डिस्टेंस था। अगर ये डिस्टेंस सेम नहीं होता, देखो यहां भी 6 है तो यहां भी 6 है, अगर ये सेम नहीं होता तो पहले मुझे इसे सेम बनाना पड़ता, क्योंकि जो दूरी है यहाँ वो 24 साल ही है। तो वो कैसे बनाते हैं, इसका डिफरेंस इससे गुणा, इसका डिफरेंस इससे गुणा, अगर सेम नहीं होता। ये क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया, सेम दे दिया। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से क्या कहता है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल, किसी आर्टिकल को 1122 रुपए का बेचा तो उसे लॉस हुआ 12% का, मतलब 88%। ये लिख लूं, बताओ अगर वो इतने का बेचे तो प्रॉफिट होगा या लॉस। अगर इसकी गुणा 100% से करूं तो मेरे भाई ध्यान से बताओ, क्या मेरे पास ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, लागत मूल्य आ जाएगा। अब देखो इसे अगर मैं काटूं, अगर मैं इसे काटने जाऊं तो देखो कैसे कटेगा, परसेंटेज से परसेंटेज, 11 से काटा 8 पर, 11 से काटा 102 पर, ठीक है। और इसको काटूं 2 से काटा 4 पर, 2 से काटा 51 पर, 4 से इसे काटा 25 पर, तो मेरे पास लागत मूल्य आ गया 51 गुणा 25। 25 की गुणा 1 से 25, 2 ऊपर 25 की 5 से 125 और 2 127। ये आ गई मेरे पास लागत मूल्य। अब बोल रहा है इसको वो कितने का बेचना चाह रहा है, अब वो कह रहा है ये इसे बेचना चाह रहा है, सेलिंग प्राइस कितना है 1224 का। तो मेरे भाई देखो 1275 की चीज 1224 की बेच रहा है, तो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस प्रतिशत क्या होता है, लॉस कितना हो रहा है, 5 में से 4 गए 1, 7 में से 2 गए 5, बटे में क्या आ जाएगा, यही आएगा मेरे पास। कॉस्ट प्राइस वो कितना है 1275 इंटू में 100। अभी देखो ये 51 से ही तो बना था, इतना चीज याद रखा करो, 51 से ही बना था। तो 51 को जब इससे काटूंगा तो मेरे पास 25 ही तो आएगा, 25 से इसे काटूंगा 4, तो मेरे पास आ गया 4% का लॉस हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर भाई। चलिए नेक्स्ट
देखो यहाँ तक हमने पूरे पेपर में जितने आए हुए क्वेश्चंस थे मेरे दोस्तों सारे लगा लिए। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं रोज सुबह 11 बजे आपके साथ जुड़ता हूँ, जहां पर हम टॉपिक वाइज अपने कंसेप्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। जब तक हमारे पेपर आएंगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तब तक हम बहुत अच्छे से कंसेप्ट, एक एक कंसेप्ट जो प्रीवियस ईयर आया सबको खत्म कर देंगे। तो राइस स्मार्ट हिंदी के साथ मेरे साथ रोज सुबह 11 बजे जुड़िए। वहां पर हम सारा पेपर जो मैथ्स आई है सारे प्रीवियस ईयर आपको सिखा दूंगा कैसे करने हैं, कैसे पूछे जा रहे हैं, कैसे पैटर्न आजकल चेंज हो रहा है। वहीं 2023 सीजीएल में जो अभी लेटेस्ट आए, जुलाई में पेपर हुए हैं, उन सब के क्वेश्चंस भी मैं कराता हूं। आज हमने एमटीएस का एक बहुत खूबसूरत पेपर देखा, कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे, कुछ बहुत आसान थे। तो धीरे धीरे ऐसे हमने चीजों को सीखा पेपर में कैसे करना है। चलिए भाई, मिलते हैं इसी जोश के साथ कल फिर 11 बजे।